नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार का पूरा कुनबा अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उपचुनाव में दमोह विधानसभा सीट नहीं बचा पाया। यह कांग्रेस को बड़ी जीत के साथ सियासत में जिंदा रहने की अपनी उम्मीदों की सौगात मिली। वही भाजपा को बड़ा झटका, जो आने वाले नगरीय पंचायत चुनाव से लेकर भविष्य में होने वाले उपचुनाव में उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। दमोह सीट पर हार जीत को लेकर पार्टियों में चिंतन, आत्ममंथन के साथ विश्लेषण और सिर फुटबॉल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई लोग एक साथ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए भी ये नतीजे संकेत हैं कि पहले घर को दुरुस्त करना होगा और कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी होगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से मध्य प्रदेश भाजपा की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत और नेताओं की फौज झोंक दी थी, लेकिन इन सब पर ममता बनर्जी भारी पड़ी। इसी तरह प्रदेश में दमोह विधानसभा सीट पर भी तमाम दिग्गजों के उतरने के बावजूद भाजपा पिछड़ गई। इससे आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल और दमोह के रिजल्ट से कांग्रेस को उम्मीदों का डोज मिला है। नतीजे साबित करते हैं कि हिंदूवादी एजेंडे के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए कांग्रेस के लिए नतीजे उम्मीदों की सौगात हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने मध्य प्रदेश के कई नेताओं के सियासी कद पर भी लगाम लगा दी है। वहीं दमोह की हार संभवतः जनता में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जब वो महामारी से करहा रही थी तब उसे सरकार की मदद और साथ की जरूरत थी, जो नहीं मिली। उसी वक्त मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत दर्जन भर से ज्यादा मंत्री दमोह में रैलियां करवाते हुए अपनी पार्टी, अपने प्रत्याशी की ब्रांडिंग कर रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरे समय दमोह में डेरा डाले नेताओं, कार्यकर्ताओं की बैठकें, सभाएं ले रहे थे। जनता समझ रही थी कि सरकार को जनता से ज्यादा सत्ता और चुनाव की पड़ी है। इसी का सबक सिखाते हुए उसने ये नतीजे दिए। दमोह में ये उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे को लेकर लड़ा गया। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस की विधायकी छोड़कर दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने उनके त्याग को विकास की चाहत बताया और उपचुनाव में टिकट थमा दिया, लेकिन जनता को राहुल सिंह लोधी का दल बदल रास नहीं आया। भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी पर पहले दिन से ही भितरघात और हार का खतरा मंडराने लगा था। जैसे तैसे जयंत मलैया को मनाने के दावे किए गए। उन्हें मनाने के लिए पूरी भाजपा को लगा दिया गया। मलैया ने चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन कहा जा रहा है कि मलैया के समर्थक राहुल को प्रत्याशी बनाने से बहुत नाराज थे, जिसका खामियाजा हार की शक्ल में राहुल सिंह लोधी को उठाना पड़ा। भितरघात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राहुल सिंह लोधी मलैया के वार्ड में ही पिछड़ गए। चुनाव नतीजों में हार सामने आते ही राहुल सिंह लोधी मुखर हो गए और उन्होंने जयंत मलैया परिवार पर खुलेआम आरोप लगाते हुए मलैया को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर डाली है। ये आपका वार्ड कैसे हार गए? आपकी पोलिंग कैसे हार गए? आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए? ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिए और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिले? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने भितरघात किया। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी।
बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ। मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। दमोह उपचुनाव में हार के बाद भाजपा में दर्द और कलह खुलकर सामने आ गई है। राहुल सिंह लोधी के आरोपों के बाद जयंत मलैया ने भी पलटवार किया और कहा जनता भाजपा नहीं उम्मीदवार से नाराज थी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दमोह हम हारे हैं अपने जयचंदों से। हालांकि उन्होंने अपनी हार की जगह कांग्रेस पर ज्यादा निशाना साधा। चले गए छलछन्नों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम चहुं ओर फहराया है। भाजपा में तो कलह सामने आ गई है, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दमोह में 50 विधायक, 20 मंत्री सहित पूरा प्रशासन लगा रहा, लेकिन प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। दमोह बाई इलेक्शन में जो राहुल लोधी बिक के गया था, जो सौदे से करोड़ों रुपए जिसने में जो बिका था, वो राहुल लोधी चुनाव वहाँ 17-18 हज़ार से हार गए। तो ये अब वो चार्ज लगा रहे हैं जयंत मलैया जी पे। जो गृह मंत्री है मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि जयचंदों की वजह से आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली जयंत मलैया जी पे उनका निशाना है। और कुल मिला के पूरी सरकार, 20 मंत्री, पूरा प्रशासन, 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगे रहे। उसके बाद ये इतनी लंबी हार उनकी हुई है। दमोह उपचुनाव के नतीजों ने सियासत के नए समीकरण रच दिए। राहुल की जीत हार से सत्ता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल अगर जीत जाते तो दमोह में जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया का सियासी करियर खत्म हो जाने का खतरा था। इस जीत ने कांग्रेस की सियासत में उम्मीदें एक बार फिर जगा दी। इन चुनाव ने साबित कर दिया कि दमोह में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का प्रभाव असर लाया। वहीं शिवराज सिंह चौहान के भाषण का अलग अंदाज है। वे ये कहकर कमजोर से कमजोर कैंडिडेट को जिता लाते रहे हैं कि आप तो मामा को देखिए, यहाँ से एक नहीं 2 विधायक रहेंगे। दूसरा, संगठन का मैनेजमेंट। जयंत मलैया इस तरह के कई दिग्गजों के भीतरघात और गुस्से को समय पर कंट्रोल करने में बीजेपी को महारत है। दमोह में शिवराज और संगठन ने अपना अपना यह काम बखूबी किया। लेकिन तीसरा फैक्टर भारी पड़ा, वह था कोरोना काल में इलाज के लिए भटकते लोग। मुक्ति धाम में जलती चिताएं, घर अस्पतालों से निकल रही चीत्कारों की आग पर चुनावी जुमलों ने जैसे घी ही डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दमोह की इस हार और इस पर छिड़ी रार को समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया के साथ। प्रकाश जी, पहले भी बीजेपी ने कई सारे उपचुनाव हारे हैं और कई सारे हारे हुई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि कोई हारा हुआ उम्मीदवार किसी नेता का, एक बड़े नेता का नाम लेके आरोप लगा रहा है। एक मंत्री कह रहे हैं कि घर के जयचंदों से हार गए हैं। पिछली बार जब बीजेपी झाबुआ उपचुनाव हारी थी तब केदार शुक्ला ने सवाल उठाए थे और उसी शाम उनको नोटिस मिल गया था, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक बीजेपी में जहाँ से हलचल होना थी वहाँ हलचल छोड़कर जहाँ हलचल नहीं होना चाहिए वहाँ सब जगह हलचल है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ भी जयंत मलैया को नोटिस मिलेगा, मलैया परिवार को नोटिस मिलेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ऐसी सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन दमोह में हार का एक बहुत बड़ा कारण राहुल लोधी खुद भी थे। उनके प्रति एक नाराज़गी वहाँ के लोगों में, जो 15 महीने वो विधायक रहे, उस दौर में जो उनके प्रति एक नाराज़गी उपरी उनके व्यवहार से, वो एक बड़ा कारण था। वहाँ का व्यापारी वर्ग, जैन समाज। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो 28 उपचुनाव हुए थे
उसमें से 2 को छोड़ दो तो 26 उन्हीं लोगों को टिकट दिए थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। तो यहाँ भी राहुल लोधी को टिकट दिया था तो कोई नई बात नहीं थी, इतनी बात तो जयंत मलैया भी समझ सकते थे। लेकिन जयंत मलैया अगर उनका विरोध कर रहे थे तो उसका भी कारण निश्चित तौर पे खुन्नस बड़ी थी। बिल्कुल। और जिस तरह की फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान के प्रयास से मलैया आए भी, मलैया बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनके सुपुत्र को जिले वहाँ का शहर का प्रभार दिया सिद्धार्थ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब वो जो राहुल लोधी जो कह रहे हैं कि वो शहर का प्रभार दिया था, अब राहुल लोधी खुद अपने बूथ पे ही चुनाव हार गए। बिल्कुल। मतलब शहर में हारे वो तो ठीक है कि वहाँ पे तो सिद्धार्थ मलैया ने आपको चुनाव हरवा दिया होगा या सेबोटेज किया होगा मलैया परिवार ने, लेकिन राहुल लोधी तो अपने बूथ पे जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ के वो मतदाता हैं, वहाँ भी 112 वोटों से हारे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो न तो ये बिकाऊ टिकाऊ वाला कोई इशू है यहाँ पे, वो बिकाऊ टिकाऊ वाला इशू तो जब 28 में नहीं चला तो यहाँ भी कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात कि दमोह चुनाव से सब शिवराज सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उसकी हार जीत से। लेकिन निश्चित तौर पे ये चूँकि कांग्रेस से आके और फिर चुनाव हुआ है और किसी कारण से चुनाव नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कि ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हर चुनाव में लगाती अपनी पूरी ताकत, यहाँ भी उसने अपनी पूरी ताकत खर्च की, लेकिन उम्मीदवार के प्रति नाराज़गी कुछ फिर बाद में आप देखेंगे कि प्रहलाद पटेल जो वहाँ के सांसद भी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके भी जो बयान थे उन्होंने भी मतलब मुझे लगता है आग में घी का काम किया। तो कुल मिला के वहाँ का जो माहौल ऐसा बना है वो उम्मीदवार के खिलाफ ज़्यादा चला गया जी। तो उसी का परिणाम ये है क्योंकि बहुत इतनी ये शायद बड़ी लंबी जीत है वहाँ पे। ऐसी जीत वहाँ पे पिछले 8-10 बार में 1-2 बार के ही है जिसमें 12-15 हज़ार से उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीता है। कई बार तो 2-3 चुनाव तो मलैया बहुत नज़दीक से जीते हैं, लेकिन कुछ चुनाव जरूर उन्होंने बड़े अंतर से जीते हैं। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर था जिसमें मेरे ख्याल से शायद 2-4 राउंड ऐसे थे जिसमें राहुल लोधी को कुछ लीड मिली, बाकी हर राउंड के अंदर जो है अजय टंडन ने अपने लीड पेपर से ही वो पिछड़ना शुरू हो गए थे। हाँ, लीड को बरकरार रखा। और दूसरा अजय टंडन के परिवार का भी वहाँ पे काफ़ी असर है। प्रभु नारायण टंडन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उस परिवार का अपना एक वहाँ पे वो है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव हो गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब नरोत्तम मिश्रा भी बोल रहे हैं, जयचंद तो निश्चित तौर पे कुछ शिकायतें तो पार्टी के पास आई हैं। बिल्कुल। और अब वो उसके ऊपर फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब क्योंकि अगर राहुल लोधी को टिकट दे के जयंत मलैया वहाँ पे जिता भी देते तो जो बात ये हो रही थी कि उनके कैरियर पे कोई असर 3 साल बाद पड़ेगा, वो तो अब भी पड़ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने ये तो मलैया भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जिस पार्टी में वो सालों से है कि यहाँ का काम करने का तरीका कैसा है या अनुशासनहीनता के क्या मायने हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें तो होंगी। प्रभु जी, अभी तक ये स्थिति थी, हम कह सकते हैं कि 28 सीटों के उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति उस कोरोना पीड़ित जैसी थी जिसको एक टेबलेट भी नहीं मिल रही और अचानक से उसको वेंटिलेटर मिल गया, मैं ऑक्सीजन बेड के इस चुनाव से। नहीं मनोज जी, ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं है कांग्रेस की। यदि कांग्रेस के हम चुनाव अभियान को देखें तो जो पीसी शर्मा के अभी पैकेज में हम बात सुन रहे थे, वो पीसी शर्मा ने अपील की थी कि दमोह में बाहरी नेताओं को जाने से रोका जाए। उनके खुद की पार्टी के नेता वहाँ पर रैलियाँ की, उनने रोड शो किए, जुलूस निकाले, तब शायद कोरोना का भय उनको नहीं था जब उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे। जब दूसरी विरोधी पार्टी के लोग यदि वही काम कर रहे थे तो उनको उसमें तकलीफ होती जो प्रभारी थे उनका एक दुखद निधन भी ब्रिजेंद्र सिंह राठौर, वो भी वहीं से कोरोना पॉजिटिव होकर निकले। तो स्वाभाविक तौर पर कोरोना यदि सियासी है तो उसको देने के लिए सभी बराबरी से जिम्मेदार हैं, सभी की भूमिका उसमें रही है कहीं ना कहीं दमोह चुनाव को लेकर। लेकिन ये जो चुनाव है दमोह का, ये व्यक्तिगत तौर पर कहें तो अजय टंडन की जीत है। वो 2 चुनाव हारे थे, वहाँ की जनता ने उनके प्रति सिंपैथी जताई। और जो राहुल लोधी का, जैसा भटनागर जी बता रहे हैं कि उनके जो 15 महीने का कार्यकाल रहा, तो एक युवा जोश उनका होता है, पहली बार विधायक बने, एक बड़े दिग्गज नेता को हराकर विधायक बने थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनके कामकाज के तरीके में कहीं ना कहीं बदलाव आया होगा और एक उसका भी परिणाम होगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर यदि हम नरोत्तम मिश्रा की बात को ही लेते हैं तो उन्होंने जयचंदो शब्द का प्रयोग किया, किसी एक जयचंद शब्द का प्रयोग नहीं किया। वही मैं समझना चाह रहे हैं कि दर्शकों के लिए कि आखिर वो कौन जयचंद। तो यदि दमोह में जयचंद है मनोज जी, तो दमोह में पूरे भाजपा के तमाम नेता जयचंद है। वहाँ पर वीडी शर्मा डेरा डालकर बैठे थे, वो यदि नहीं संभाल पाए तो वो भी जयचंद है। वहाँ पर भूपेंद्र सिंह प्रभारी थे,
वो यदि नहीं कर पाए, उनकी गाड़ी पकड़ी गई है चुनाव के मौके पर, जिस पर ठीकरा फूट रहा है कि शायद उसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया, तो गाड़ी गई क्यों, तो शायद वो भी एक जयचंद है। वहाँ गोपाल भार्गव प्रभारी थे, गोपाल भार्गव ने ढंग से काम नहीं किया। यदि गोपाल भार्गव जिम्मेदारी मिली थी मलैया परिवार को संभालने की, यदि उन्होंने नहीं संभाला तो वो भी जयचंद थे। प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री लोधी समाज के बड़े नेता हैं, यदि वो वहाँ लोधी वोट नहीं जुटा पाए राहुल लोधी के लिए तो वो भी जयचंद हैं। तो उमा भारती भी जयचंद है जो वहाँ चुनाव प्रचार करने गई थी। शिवराज सिंह चौहान को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए यदि जयचंदों की बात हो रही है। तो ये चुनाव ऐसा नहीं है, सभी लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुनाव हराने के लिए घर के लोग लग रहे हैं, वैसा कोई मामला नहीं था। राहुल लोधी से भारतीय जनता पार्टी में कोई इतने बड़े कद के नेता नहीं है कि उनसे किसी को कोई फर्क पड़ रहा हो। बिल्कुल, ना तो मलैया परिवार को फर्क पड़ रहा था, ना किसी और को फर्क पड़ रहा था। दावेदारी बात अलग है, जब दावेदारी की बात आई थी तो सभी लोगों को अधिकार होता दावेदारी करने का सियासत में, तो उनने भी दावेदारी की। जब टिकट फाइनल हो गया तो देखिए मलैया परिवार ने कोई विरोध नहीं किया उसका। बिल्कुल, लेकिन ये जो चुनाव है ये यदि कहें हार किसी की है तो राहुल लोधी की हार है। निश्चित तौर पर लोधी समाज ने उनका साथ नहीं दिया, उनके चचेरे भाई उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए, और जो जैसा कि वो खुद ही अपने वार्ड में हार गए, अपने बूथ पर वो हार चुके हैं, तो यदि उनको जयंत मलैया का वार्ड हारा हुआ दिख रहा है तो अपने वार्ड की तरफ क्यों नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चुनाव बिल्कुल तय बात है कि ये जो चुनाव से ना तो सरकार बच रही थी ना गिर रही थी। निश्चित तौर पर तो मध्य प्रदेश की जनता पहले भी ऐसी समझदारी का परिचय देती रही कि जब ऐसे चुनाव होते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बड़ा, तो वो जो किसी को भी वोट दे देती है। आप याद कीजिए सोहागपुर को, वहाँ पे किन्नर शबनम मौसी को जिता दिया था, तब तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो क्या दिग्विजय सिंह की वो हार थी? कमला जान को भी महापौर चुन ली गई। तो इस तरीके के जो है प्रदेश की जनता जब कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो तो वो एक मजे लेने के लिए काम कर लेती है और एक सबक देती है राजनेताओं को कि आप जो है जनता का भी ध्यान रखिए। तो शायद वैसा ही कोई सबक दमोह की जनता ने देने का प्रयास किया। जहां तक जयंत मलैया पर ठीकरा फोड़ने की बात है मनोज जी, तो जयंत मलैया अपनी राजनीति की अंतिम पारियां खेल रहे थे, घिसट कर खेल रहे थे। और मजे की बात है कि एक ऐसा आदमी आरोप लगा रहा है जो खुद अपनी पार्टी को धोखा देकर आया था, वो कह रहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। और जयंत मलैया पिछले हम 2-3 चुनाव से देख रहे थे, उनकी लीड का अंतर बहुत कम हो रहा था, बड़े मुश्किल में जीत पा रहे थे, तो वो क्या किसी और को हराएगा। राहुल लोधी के प्रति वहां की जनता ने समर्थन दिया था, उन पर विश्वास जताया था, कांग्रेस कैंडिडेट होने के नाते जनता ने उनकी तरफ गई, मलैया को हराया। अब वही आदमी यदि दल बदल कर गया हो बिना मतलब के, जब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, ना तो प्रदेश को फर्क पड़ रहा है, ना सरकार को फर्क पड़ रहा है, दमोह को कोई खास फर्क पड़ रहा है। वो जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसका श्रेय प्रहलाद पटेल भी ले रहे हैं, उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान भी ले रहे हैं, जयंत मलैया भी ले रहे हैं। यदि हम दमोह में विकास देखते हैं तो जो फ्लाईओवर है दमोह में वो जयंत मलैया के कार्यकाल में बने हैं। दमोह की सड़कें अच्छी हैं तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में अच्छी हुई हैं। तो उनका कोई योगदान वहां पर यदि राहुल लोधी का 15 महीने में दिख जाता तो शायद जनता उनकी तरफ जाती, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं और जनता के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था, जैसा मैंने पहले कहा कि इससे कोई सरकार पर फर्क पड़ रहा हो, क्योंकि सारे उपचुनाव सभी लोग जीत जाए ऐसा बहुत कम होता है। यदि 28 सीटों की बात की जाए जहां पर उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस 9 सीट जीतने में सफल भी रही तमाम नेताओं के लगने के बाद भी। बिल्कुल, तो इसलिए ऐसा कोई दोषारोपण करने से राहुल लोधी को ना तो कोई फायदा होने वाला है। जयंत मलैया की सेहत पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कोई हो सकता है नोटिस दे दे पार्टी दबाव में, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो राहुल लोधी को ही भुगतना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि देश भर में जितने राहुल वाले नाम वाले उनके भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उनका राज्य मंत्री का दर्जा तो अभी बरकरार रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक और दिलचस्प चीज हम सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो आदमी 15 महीने विधायक रहा और 6 महीने पहले बीजेपी में आया, वो ये कह रहा कि कांग्रेस के पास तो विधायक कार्यकर्ता ही नहीं थे। तो ऐसे में अगर वो जीत रहा तो ये तो खुद मानना चाहिए था कि इत्तेफाकन जीत गया, और ये इत्तेफाक बार बार नहीं होते हैं। और दूसरा, बीजेपी में जैसे हमेशा कहते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी से निर्णय होते हैं, चाहे वो प्रत्याशी चयन हो, जीत हार का हो। तो क्या आपको लगता है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि जयंत मलैया को शायद नोटिस मिल जाए, जो बाकी लोग अगर जयचंद हैं, जयंत मलैया तो बाकी भी है, तो ये सामूहिक नेतृत्व के रूप में कोई इस हार को स्वीकार करेगा? देखिए, मतलब मनोज, सामूहिक तौर पे निर्णय लेके उम्मीदवार का चयन का तो विषय ही नहीं था यहाँ। अगर पार्टी छोड़ के आया था तो इसी शर्त पे आया था कि वो चुनाव लड़ेगा। अब 28 सीटों के बाद वो आया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या ज़रूरत थी, किस लिए लिया, ये समझ से परे। क्योंकि जब राहुल लोधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब तक लगभग चुनाव के परिणाम आ चुके थे और सरकार स्थिर हो गई थी। और एक बात और है, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। राहुल लोधी पहले भी उनका नाम चला था आने का, तो जब उन्हें एक इंटरव्यू दिया था कि मैं अंगद का पैर हूँ, हिलाया नहीं जा सकता, तो जब इतने बड़े बड़े बोल कर रहे हो
और अंगद का पैर की जगह कुछ और दिख रहा है लोगों को, तो स्वाभाविक तौर पर जनता मजे लेगी। तो जनता ने मजे ले लिए उनके। जनता ने और पैर हिला दूसरी दिया। बात के कार्यकर्ता नहीं थे, ये कहना मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाहर से कार्यकर्ता गए, इसी तरह से कांग्रेस के भी कई सारे कार्यकर्ता बाहर से वहाँ जाके काम कर रहे थे। और हमने ब्रजेंद्र सिंह तो वहाँ पे प्रभारी थे ही सही, कई सारे नेताओं से मैंने सुना है कि वो मतलब दमोह में प्रचार करके आए। दिग्विजय सिंह भी गए थे, कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह भी गए थे, कमलनाथ तो गए खैर बहुत छोटे छोटे उसके लिए गए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पूरे 2 दिन का समय दिया था। तो कांग्रेस ने भी पूरी मेहनत की थी और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जो जनता के बीच का असंतोष है वो कांग्रेस के लिए काम कर गया। बिल्कुल, क्योंकि जनता का असंतोष वो राहुल लोधी के प्रति था। मैंने ये मुकाबला बीजेपी की कांग्रेस की जगह बीजेपी बनाम राहुल राहुल हो गया। जनता इसका हो कुछ गया। लोग ऐसे भी जनता हो एनालिसिस गया। कर रहे हैं कि जनता वर्सेस राहुल बीजेपी कर दिया चुनाव कमलनाथ ने, तो मैं उसको सही नहीं मानता। ये जनता वर्सेस राहुल हो गया था, क्योंकि अगर उनको लोधी वोट भी नहीं मिले, मतलब वो अगर शहर की बात कर रहे हैं कि शहर में मैं एक तरफा हारा, तो वहां पे 39,000 लोधी वोट है जो उनका बहुत बड़ा आधार थे। अब वो अपने बूथ पे हार गए, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि उनका लोधी जो वोट था, जब मैंने कल जब परिणाम आ रहे थे तो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि अब लुधियाना एक्सप्रेस चलने वाली है, तो वो लुधियाना एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। बाद में इस तरह के भी कमेंट्स आए उसमें कि उसका इंजन फेल हो गया, वो चली नहीं। तो कुल मिला के वो ये रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ ये उनके लिए। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। वीडी शर्मा ने पूरे समय तक मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री आखिरी के जो 3-4 दिन थे, चूंकि कोरोना ज़्यादा सीरियस हालत में पहुंचता जा रहा था, तो मुख्यमंत्री ने अपने आप को वहाँ से दूर कर लिया था। तो कह सकते हैं कि हो सकता है इसका भी असर हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा तो है कायम अभी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। प्रभु जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि क्या इन नतीजों के बाद जो लोग वापस सोच रहे होंगे या बीजेपी या कांग्रेस में कि बीजेपी के वो लोग जो तोड़फोड़ करके कुछ और विधायक लाना चाह रहे हो, या कुछ ऐसे विधायक होंगे जिनका मानस में होगा कि शायद हम बीजेपी में वापस चले जाएं, बातचीत चल रही हो, तो एक सबक जनता ने दे दिया? क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा है, मध्य प्रदेश में भी देखा है। देखिए मनोज जी, आवश्यकता जब होती है तब आप सामान खरीदने जाते हैं, जब आवश्यकता नहीं है तो सामान क्यों लेंगे, क्यों अतिरिक्त सामान घर में रखेंगे जो खराब हो जाए या उसके कारण कलह हो घर में। लगभग वही स्थिति है। ये राहुल लोधी को भी भाजपा लेना नहीं चाह रही थी, जैसी पहले खबरें आई थी। वो बहुत लंबे समय से भाजपा में आने को आतुर थे और भाजपा उनको ले नहीं रही थी, लेकिन अब अंततः बाद में कुछ ऐसे समीकरण बने कि उनको भाजपा ने ले लिया और वो दांव उनका भाजपा को समझ में आ गया कि वो दांव गलत था। क्योंकि जब आवश्यकता नहीं आप अतिरिक्त चीज़ों का संग्रहण करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगी। तो लगभग वही स्थिति है। और भाजपा को अभी कोई किसी कांग्रेस के विधायक को तोड़ने की ऐसी मध्य प्रदेश में कोई जो आवश्यकता है नहीं। कांग्रेस से टूटने की बात करें तो जो कमलनाथ जी पहले दावा करते थे कि 24 भाजपा विधायक उनके साथ हैं, तो उनके तो 26 तो चले ही गए थे उनके। बिल्कुल। तो उसके बाद में 2-3 और चले गए। तो ऐसे यदि जाने का कतार देखें अभी, तो कांग्रेस के आधे विधायक अभी भाजपा में आने के लिए उतारू खड़े होंगे, लेकिन अब भाजपा ने दरवाजा वो बंद कर दिया, अपना गेट ही बंद कर दिया, वो वाला प्रवेश द्वार नहीं है अब उनके लिए। तो जो जहां है वो वहां रहे, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति। और ये इस उपचुनाव के बाद तो अब भाजपा को भी सोचना होगा कि उनको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों ऐसा एक अपने सिर पर एक ठीकरा फोड़े जिसका कि आने वाले उपचुनावों में असर पड़े। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव और हैं, 3 है, एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, तो इसलिए भाजपा वो गलती नहीं करेगी। जी चलिए, निश्चित रूप से उम्मीद की जाना चाहिए शायद वो गलती ना करे, लेकिन जो जनता का जो जनादेश है उसको भी समझना होगा नेताओं को कि जनता आखिर क्या चाहती है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। तो अब 3 उपचुनाव और अभी आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में होना है। 2 विधानसभा के उपचुनाव होना है, कलावती भूरिया, ब्रजेंद्र सिंह राठौर और एक सांसद नंद कुमार सिंह चौहान। तो इन नेताओं के लिए सबक है, जो जनता को ये मानकर चलते हैं कि अगर जैसा हम चाहेंगे वैसा उनको हाँक दिया जाएगा, लेकिन जब तक अगर आप जनता की नहीं मानेंगे, क्योंकि जनादेश के समझने के, जो आप जनादेश का अगर सम्मान करते हैं तो साथ में आपको जन भावनाओं का भी सम्मान करना होगा, और जन भावनाओं के खिलाफ अगर आप काम करेंगे तो फिर नतीजे इसी प्रकार के आएंगे। शायद दमोह का यही एक संदेश है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।